मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आगामी 3 तारीख को मतगणना है। मतगणना के बाद पता चलेगा कि कौन से दल, कौन सी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। इस बीच जनता के क्या मूल मुद्दे हैं, जनता की क्या मूल मांग है, क्या सोचती है जनता, कैसे होना चाहिए उनका विकास, क्या कुछ हुए हैं कार्य। और आज अपना पंच 100 में हम व्यापार से जुड़ी चर्चा करेंगे कि विंध्य क्षेत्र में व्यापार को कैसे बढ़ावा मिले या व्यापार कैसे आगे बढ़ रहा है। विभिन्न पहलुओं में चर्चा करेंगे। अपना पंच 100 में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सौरभ सोनी। आप जिला मंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। डॉक्टर सौरभ, आपका स्वागत है। जी भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपकी टीम को और आपको आज कार्तिक पूर्णमासी एवं देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सौरभ जी के साथ ही हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रभात सोनी। आप उपाध्यक्ष हैं रीवा व्यापारी महासंघ के। प्रभात जी, स्वागत है। स्वागत, बहुत बहुत आभार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर चर्चा है। अपना पंच 100 में हमने गरीबी, बेरोजगारी, पलायन सब पे चर्चा की है। आज हम व्यापार केंद्रित चर्चा कर रहे हैं कि जो विंध्य क्षेत्र है वहां व्यापार के क्या अवसर हैं और जो अवसर हैं वो कितने उपयुक्त हैं या कितने और अवसरों की जरूरत है। डॉक्टर सौरभ के साथ हम बात की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर सौरभ, आप कैसे देखते हैं विंध्य क्षेत्र में व्यापार के अवसरों को? देखिए, विंध्य में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। एक तो भौगोलिक दृष्टिकोण से विंध्य में खनिजों की भरमार है। आप चाहे फैक्ट्रियों की दृष्टि से देखेंगे तो सीमेंट फैक्ट्रियों का ये हब है विंध्य अपना, और पूरे राष्ट्र में अपन सीमेंट की सप्लाई करते हैं। और मुझे लगता है कि जितनी सीमेंट फैक्ट्री अपने क्षेत्र में है वो अन्य किसी क्षेत्र में नहीं है। तो सीमेंट का तो हब है ही। और आप जानते होंगे कि अपने यहाँ जैसे जेपी है, अल्ट्राटेक है, और आसपास जैसे सिर्फ अपन रीवा शहर का उदाहरण ले ले तो रीवा शहर का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं इन सीमेंट फैक्ट्रियों से भी बहुत कुछ लाभान्वित होता है। जो रीवा के व्यापारी हैं उनके पास बहुत रूप में इन फैक्ट्रियों के कस्टमर्स हैं, और कहीं ना कहीं इन फैक्ट्रियों के आने से, लगने से यहाँ व्यापार को बढ़ावा मिला है और लोग व्यापार में लाभ कमा रहे हैं। फिर उसके बाद रेत का मामला। रेत जो है तो विंध्य में भरमार रेत की भी है, और विंध्य से जो है तो पूरे देश में रेत की सप्लाई होती है। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हमारे आप जैसे सामान्य लोग कर पा रहे हैं, है ना। रेत का सप्लाई करते हैं, रेत में गाड़ियां लगती हैं, ड्राइवरों को वो मिलता है। अभी एक दिन मैं सुनील सिंह जी के पास बैठा था, बद्रिका मोटर्स के मालिक, तो वो बता रहे थे कि जेसीबी की एजेंसी उन्होंने रिसेंटली ली, तो पिछले वर्ष उन्होंने भारत में सबसे अधिक जेसीबी बेची है। तो ये एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि विंध्य क्षेत्र में विकास हो रहा है, विंध्य क्षेत्र में जेसीबी की मांग बढ़ी है, विंध्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा है, और विंध्य क्षेत्र में लगातार ग्रोथ हो रही है। इसका कारण रहा कि उनका जो है एजेंसी ने भारत में सबसे ज्यादा जो है तो जेसीबी बेची हैं। और यही हीरो ने अपनी जानकारी साझा की थी कि रीवा जिला जो है तो रीवा में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें बिकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं विंध्य क्षेत्र में व्यापार बढ़ा है, विंध्य क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है, विंध्य क्षेत्र में अवसर बढ़े हैं। और अवसर को भारतीय जनता पार्टी एवं शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अच्छा अवसर दिया है, ज्यादा से ज्यादा विकास करने का कोशिश किया है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम किया है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि विंध्य में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं और विंध्य में अपार व्यापार भी है। जी, डॉक्टर सौरभ ने अपनी बात रखी है, उनके पास हम एक बार फिर चलेंगे विस्तृत चर्चा के लिए। इससे पहले
प्रभात सोनी जी के पास चलेंगे। प्रभात सोनी जी, आप कैसे देखते हैं विंध्य क्षेत्र में व्यापार के अवसरों को? व्यापार का अवसर तो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि फैक्ट्रियां बस होने से ये व्यापार नहीं बढ़ता। हम तो ये मानते हैं कि आज 3 पंचवर्षीय से यहाँ के विधायक मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे 3-4 पंचवर्षीय से। तो उनका काम तो ये था कि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लाना, लोगों को रोजगार, लोकल शहर वालों को रोजगार देना। और जैसे गुजरात मॉडल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ला के रखा है अपने क्षेत्र में। आज गुजरात मॉडल कहाँ है, पूरे देश में एक अलग तरीके से गिना जाता है। वैसा नहीं हो पाया है रीवा में। यहाँ के व्यापारी और यहाँ की आम जनता खाली कहीं न कहीं बेरोजगारी से वंचित है। लोग यहाँ के जो मध्यम वर्गीय परिवार है, कहीं न कहीं बाहर पलायन होके नौकरी कर रहे हैं, किसी न किसी बाहर की फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे हैं। जो कि ये पहले रीवा में था कि रीवा के बाहर के लोग रीवा आते थे, अब यहाँ रीवा के लोग बाहर जाते हैं। चाहे पढ़ाई का हो, चाहे व्यवसाय का हो। व्यवसाय भी बहुत पिटा है रीवा शहर का। तो वो ग्रोथ हमें समझ में नहीं आती है। इस पर जरूर सुधार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, पर अगर इसमें सुधार करे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। जी, प्रभात सोनी जी ने अपनी बात रखी है। आप व्यापारी हैं, व्यापारिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी अपनी राय, अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस बीच प्रभात जी से मैं पूछना चाहूंगा कि प्रभात जी, लगातार बात होती रहती है, अभी हम विंध्य की चर्चा कर रहे हैं, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर सभी शामिल हैं, लेकिन रीवा की बात आई है तो रीवा के विकास को, रीवा के व्यापार को लेकर बात होती रही। सतना में कुछ लोग बात कर रहे थे, सतना के कुछ जनप्रतिनिधियों की बाइट आई थी तो उन्होंने कहा कि रीवा हमसे आगे निकल गया है व्यापार में। और सतना की भी यदि स्थिति देखें तो व्यापार में रीवा और सतना का नाम रहा है। लेकिन यदि हम उमरिया, अनूपपुर, शहडोल की बात करते हैं, हम सिंगरौली की बात करते हैं, सिंगरौली से सबसे ज्यादा खनिज निकल रहा है, शहडोल से खनिज संसाधन निकल रहे हैं, लेकिन वहां के यदि आमजन के जीवन को देखें हम कि क्या कुछ सुधार है उसमें, तो वो बेहतरी नहीं दिख रही है। तो बात ये निकल के आती है कि एक पलायन की बात आपने उठाई है यहां पर कि पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है विंध्य क्षेत्र से। उसके आंकड़े भी हम बताएंगे, पलायन के, बेरोजगारी के, गरीबी के जो आंकड़े हैं वो भी बताएंगे। लेकिन यदि रीवा प्रॉपर की बात कर रहे हैं हम, तो रीवा में यदि स्थिति ठीक नहीं है प्रभात जी के अनुसार, तो फिर विंध्य क्षेत्र की बात हम कैसे करेंगे कि विंध्य क्षेत्र कितना बेहतर हुआ है। इसके लिए हम सौरभ जी के पास भी चलेंगे। प्रभात जी, जो रीवा को लेकर बात आती है कि रीवा में तो स्थितियां सुधरी हैं और बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं और सड़कें अच्छी हुई हैं, लोग आ रहे हैं लगातार, रीवा में रहना चाह रहे हैं, रीवा सुंदर हो रहा है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद व्यापार के अवसर रीवा में नहीं दिख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे? मेरा मानना ये है भैया कि कहना चाहिए कि आप बिल्डर्स को लेके या बड़े बड़े पुलों को बनाना या पार्क वगैरह बनाना, जो भी है, ये आम जन के हित के काम के लिए नहीं है। आम जन के हित के लिए जमीनी स्तर से काम करना, जमीनी स्तर से चीजों को जोड़ना। मैं ये जानता हूँ कि काम तो हुए हैं, काम होंगे या होते हैं, पर जो मूलभूत जरूरत चीजें हैं वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। अगर सरकार इसमें ध्यान दे, एक गरीब तबका और एक मध्यम वर्गीय को लेके उनको लेके चले, उनके लिए तो शायद अच्छा डेवलप हो सकता है। बाकी मैं ये नहीं मानता समदड़िया बना देने से, समदड़िया बिल्डर बना देने से या बड़ी-बड़ी ब्रिज बना देने से, बीच टू ब्रिज बना देने से क्या मतलब? बाहर देखने के लिए थोड़ी ना है, जरूरत तो आम पब्लिक के लिए है, जो गरीब बेचारा कहीं न कहीं बेरोजगार से परेशान है। आज रिक्शा हाथ ठेला में आ गया है बेचारा, मजदूरी कर रहा है। बड़े-बड़े दुकानें बंद हो गई हैं, व्यवसाय बंद हो गए हैं, ताले लग गए हैं किराए की दुकानों में। तो कहीं न कहीं दिक्कत तो है व्यवसाय में, व्यापार में। व्यापार और ऑनलाइन सिस्टम इतना हो गया है कि निजी लोकल व्यापार खत्म हो गया पूरी तरह से। जिसको देखो आप, हमारे सबके घर में यही है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जो लोकल शहर का व्यापारी है वो कहीं-कहीं प्रभावित है बहुत ज़्यादा। अगर इसमें कुछ ज़रूर अच्छा किया जा सकता है, अगर उसमें विचार करके उसमें व्यापारियों के हित के लिए या आम
जनमानस के लिए जितना अच्छा हो सके वो करना चाहिए। हम तो ये मेरा मानना है। जी, क्या अच्छा हो सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रभात जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर, उन्होंने अपने जी। ढंग से उन पहलुओं को देखा है और उस बात को उन्होंने रखा है कि क्या कुछ स्थिति है। जो दर्शक देख रहे हैं उनसे हमारा बार बार कहना है कि आप क्या समझते हैं इन स्थितियों को। आप भी अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे तो हम उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, बिल्कुल भी राजनीतिक चर्चा नहीं है किसी एक पार्टी को लेके, किसी दल को लेके, किसी व्यक्ति विशेष को लेके। ये चर्चा नहीं है, चर्चा ये विंध्य के लोगों की है, विंध्य की आम जनता की है कि वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। जो भी सरकार आए आगामी समय में, इस मतगणना के बाद जिस भी पार्टी की सरकार बने, तो उनसे लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या और बेहतरी हो सकती है, इसके लिए एक प्रयास है विन फर्स्ट का। अपना पंचायत शो में हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सौरभ सोनी के पास चलेंगे। डॉक्टर सौरभ, आप कैसे देखते हैं जो प्रभात जी ने बात कही है कि स्थितियां उतनी बेहतर नहीं हो पाई हैं जितनी होनी चाहिए थी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 100% तो कोई भी कुछ नहीं होता है ना। 100% कुछ नहीं हो सकता, कुछ होता भी नहीं है। प्रयास किए जा सकते हैं और इन विगत 20 सालों में प्रयास हुए भी हैं। आप की डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, मुझे लगता है कि आपको 90s की बातें याद होंगी कि नहीं होंगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक बार रीवा में चक्का जाम हुआ था। वो चक्का जाम बहुत लंबे समय तक चला था। उस चक्का जाम को खुलवाने के लिए सीएसपी वर्मा हुआ करते थे यहाँ। वो सीएसपी वर्मा चक्का जाम खुलवाने जब आए तो यहाँ हमारे स्थानीय लोगों ने उनसे सिर्फ ये आग्रह किया कि चक्का जाम हम खोल देंगे, लेकिन आपको एक बार हमारे साथ पैदल चलना पड़ेगा। और कहाँ जाना पड़ेगा आपको? सब्जी मंडी, ये जो सब्जी मंडी से लेके गुढ़ाई बाजार होते हुए आपको एक बार सिर्फ घूम लेना है हमारे साथ। तो वो तैयार हुए, उनको घुमाने के लिए पब्लिक पीछे पीछे थी। स्थानीय पार्षद और स्थानीय नेता वहां पे थे और वो चले लगभग उन्होंने ये महसूस किया कि लगभग कीचड़ जो है वो घुटने से थोड़ा ही नीचे तक है और उस कीचड़ में उन्होंने चलना शुरू किया। उनके जूते खराब हो गए। वो जूते खराब हो गए तब शिल्पी प्लाजा नहीं था, बाजार जो है प्रकाश चौराहे तक ही था। फोर्ड रोड, प्रकाश चौराहा, सब्जी मंडी, गुढ़ाई बाजार, ये मुख्य बाजार हुआ करता था। और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में सीएसपी वर्मा चलना शुरू किए और चलते चलते गुढ़ाई बाजार तक पहुंचे और वहां जाके मलियान टोला की थोड़ा ही पहले, और वो जो चिकान टोला, मलियान टोला, गुढ़ाई बाजार वाला एरिया है, वो नाले में गिर गए। ये बात है 94 से 97 के आसपास की। तो उस समय चलना मुश्किल हुआ करता था रीवा में, और एक बीमारू जिला था रीवा, है ना। तो उस समय पब्लिक ने उनसे ये आग्रह किया कि साहब, जहां आप 1 घंटे नहीं चल पाए वहां हम लोग जीवन कैसे यापन कर रहे हैं, जरा सोचिए। तब जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आप लोगों का जीवन स्तर बहुत ही खराब है और इसको उठाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। उनके प्रयास से, उनकी सिफारिश से फिर सीमेंटेड सड़क जो है रीवा में पहली बार बनना शुरू हुई। पहले पटिया वाली सड़कें बना करती थी जिसकी लागत सीमेंटेड सड़क जितनी ही आती थी, पर भारतीय जनता पार्टी के वहां पार्षद हुआ करते थे, उन्होंने पूछा नगर निगम के कमिश्नर से, और उसमें शैलेंद्र जी ही हुआ करते थे शायद ही, उनसे पूछा कि ये पटिया वाली रोड और सीमेंटेड सड़क में कितना फर्क होता है। तो उन्होंने बताया कि लगभग लागत एक ही आती है। तो उन्होंने पहली सड़क सीमेंटेड बनवाई एक शोध के रूप में। तो तब से यहाँ सीमेंट का जाल बनना शुरू हुआ। 98 में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी चुनाव लड़े, किसी कारण से जीत पाए। फिर 2003 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और वो विधायक चुन के आए। 2003 के बाद से जो विकास की गति रीवा में तेज हुई है तो अनवरत जारी है।
आज रीवा में ढूंढना पड़ेगा कि कहां पे सड़क नहीं बनी है। एक वो कांग्रेस का सरकार थी कि रोड ही नहीं थी और घुटने तक कीचड़ में हमें चलना पड़ता था, और आज कंक्रीट का ऐसा जाल जो है बिछा दिया गया है कि आपको सड़क ढूंढनी पड़ेगी कि रीवा में कौन सी सड़क नहीं बनी है। तो ये हमारे माननीय विकास पुरुष माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की देन है कि आज हम अच्छी सड़कों पर चल पा रहे हैं और अच्छे से रह पा रहे हैं। बात रही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, तो समदड़िया के आने से हजारों दुकानें बनी हैं। शिल्पी प्लाजा राजेंद्र शर्मा जी ने बनवाया था, उसको किराया 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, अरे बाप रे, इतने किराया हुआ करते थे, जो कि समदड़िया के आने से किराए का रेट घट गया। जो दुकान 1,50,000 में उठा करती थी, वो आज 1,00,000 रुपए उस दुकान के मालिक ने किराया कर रखा है, फिर भी साल भर से वो दुकानें उठ नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई। अब एक दुकान के पीछे 100 लोग नहीं हैं, अब दुकानें 5 हैं, खोलने वाले कम हैं। तो दुकानों की संख्या बढ़ाई है, कहीं ना कहीं विकास हुआ है। और अभी एक रिसेंटली घटना है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, वो पेंड्रा से रीवा आए थे। मैंने पूछा और कैसे आए भैया, तो उन्होंने बताया सिल्क की साड़ी खरीदने वो रीवा आए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ विकास हुआ है, विकास कहीं ना कहीं हुआ है। और ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनने से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने से यहाँ कंपनियां आई हैं, फ्रेंचाइजी आई हैं, बड़े बड़े शोरूम मॉल आए हैं, बड़े शहरों दिल्ली बॉम्बे के तर्ज पे कंपनियां आ चुकी हैं, मॉल खुल चुके हैं और लोगों को अच्छा लगता है। अगर जिस शहर में आप रहते हैं वहां सर्व सुविधा युक्त शहर हो, सारी चीजें एक ही जगह में मिल जाएं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शादी के लिए आपको शिल्पी प्लाजा, समदड़िया और नेशनल हाईवे का जो बाजार है, उर्राहट वाला, बड़ा वाला, ये पूरा आपको पूरे रीवा के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के सर्कल में ही सब कुछ, विश्व का सब कुछ मिल जाने वाली जगह वो रीवा बन चुकी है। और विंध्य में विकास की गंगा ऐसी बही है कि आज दिल्ली बॉम्बे के तर्ज पे रीवा का विकास हुआ है। आप बॉम्बे चले जाइए चाहे रीवा चले जाइए, लगभग सेम, आपको कहीं ऐसा फील नहीं आएगा कि आप रीवा में हैं कि बॉम्बे में। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार की देन है कि आज रीवा को आप विकासशील जिलों में और विकसित बाजार में आप गिन पा रहे हैं। बात रही, देखिए कुछ प्रभात जी ने निगेटिव चीजें भी बताई हैं, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। देखिए होता क्या है कि हमारा जिला जो है पिछड़ा तो था ही, प्रयास किए जा रहे हैं, रोजगार के अवसर, आज ये जो जितने सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो क्या है कि हमें नौकरी की आवश्यकता नहीं है, हमें व्यापार की आवश्यकता है। हम व्यापार कर सकते हैं। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने से व्यापार की संभावनाएं बढ़ी हैं। आप दुकान खोलिए ना, आप व्यापार करिए। पकौड़े बेचने वाला भी आज की डेट में रीवा में लाख रुपए कमा रहा है। अभी चाय वाला है, मेरी खुद भी शिल्पी प्लाजा में कमल ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। चाय वाले से मैंने पूछा कि और क्या हाल चाल है, तो बताया कि भैया मैं घर बनवा रहा हूँ, थोड़ा सा इस समय इस कारण से दुकान में पिताजी रहते हैं, मैं नहीं आ पाता हूँ। तो मैंने कहा कि बढ़िया, ठीक ठाक बन गया घर? कहा कि हाँ भैया बहुत बढ़िया बन गया। मैंने पूछा कितनी लागत आई, तो उसने कहा भैया लगभग 30-40 लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ। एक चाय बेचे के, एक छोटा व्यापारी, एक चाय बेचने वाला 30-40 लाख रुपए का मकान बनवा रहा है। तो आप रीवा में व्यापार की स्थिति को आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। व्यापार में कहीं कोई कमी नहीं है। आज हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए मिर्जापुर से, हनुमाना से और आसपास के 300-400 किलोमीटर से रीवा में लोगों को पढ़ाने आते हैं। और इतना ही नहीं, पूरे देश से, सिक्किम से, मणिपुर से, दार्जिलिंग से और पता नहीं कहां से लोग जो हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में लोग दाखिला ले रहे हैं। कश्मीर से लोग यहाँ पीएचडी करने आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी रीवा बहुत आगे बढ़ा है। लगभग सभी शिक्षा के, लगभग हर क्षेत्र के कॉलेज, हर क्षेत्र के विश्वविद्यालय यहाँ खुल चुके हैं। और क्या चाहिए? हाँ, कमियां हैं वो दूर होंगी।
धीरे धीरे इकट्ठा, कोई जादू की छड़ी नहीं है सरकार के पास। एक जो विकास की गति होती है, उस गति से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार विकास कर रही है, आगे भी करती रहेगी। और बीमारू राज्य से विकासशील राज्य में अभी मध्य प्रदेश शामिल हो गया है और आगे विकसित राज्य में भी नंबर 1 बनेगा। जी। सौरभ जी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपने तर्क बताए हैं। जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्या कुछ हुआ है, उन्होंने भी देखा है। आप अपनी राय, अपना जो विचार है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सौरभ जी ने जो बात की है, प्रभात जी ने जो बात की है, हमारी चर्चा विंध्य को लेकर है और हम अभी रीवा थोड़ा केंद्रित हो रहे हैं। रीवा चूंकि विंध्य की राजधानी रहा है तो रीवा का नाम आता है, हमेशा नाम आता रहेगा। और जब रीवा की बात होती है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो नेतृत्व कर रहा है पूरे विंध्य क्षेत्र का, पूरे विंध्य की बात है। अगर मुझे आप अवसर दें जी, तो मैं थोड़ा सा आपको रीवा से बाहर भी ले जाना चाहता हूँ। जी, आज जी, सीधी में भी आज सीधी, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, हर जगह बड़े बड़े मॉल बनना शुरू हो गए हैं। रीवा एक विकास मॉडल बना है। रीवा के तर्ज पे, रीवा को एक आइडल मान के, रीवा को एक आदर्श, रीवा के विकास को एक आदर्श विकास मान के विंध्य के सभी जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गए हैं, शॉपिंग मॉल बनना शुरू हो गए हैं। आप आज अखबार में ऐड देखते हैं तो सीधी के ऐड दिखते हैं, आपको सिंगरौली के ऐड दिखते हैं, आपको शहडोल में ऐड दिखते हैं, आपको कटनी में मॉल खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, उमरिया, अनूपपुर थोड़ा सा अभी चूंकि थोड़ा सा पीछे रहा है। उसका कारण ये रहा है कि वहां उस लेवल का नेतृत्व नहीं मिल पाया होगा। कहीं ना कहीं हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम उन क्षेत्रों का भी उसी रफ्तार से, क्या है कि जिन जगहों का विकास हो गया है, जो जहां विकास शुरू हो गए हैं, वो तो विकसित हो ही जाएंगे। जो पीछे रह गए हैं, हम उनको भी, उन क्षेत्रों को भी साथ लाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। और विकास हुआ है, आप वहां भी जाएंगे, पहले आज से 20 साल के उमरिया में, आज से 20 साल पहले के अनूपपुर में और आज के अनूपपुर, आज के उमरिया, आज के शहडोल में आपको जमीन और आसमान का फर्क समझ में आएगा। पहले यहां से आपको शहडोल जाना हो तो सोचना पड़ता था, आज आपको शहडोल जाना है, मध्य प्रदेश की सड़कें इतनी अच्छी हैं कि आप कार उठाइए, 3 घंटे में शहडोल पहुंच जाइए, 3 घंटे में आप उमरिया पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ने से रोड अच्छी हुए हैं। पहले आपको रीवा से सतना जाने में सोचना पड़ता था, आज 40 से 50 मिनट में सतना पहुंच जाते हैं, 1 से 1.25 घंटे में कटनी पहुंच जाते हैं। आज देश में, पूरे देश में कहीं भी खराब सड़कें नहीं बची हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इतनी बढ़िया नेशनल हाईवेज बन चुके हैं कि आप, पहले लोग बोलेरो खरीदना करते थे, बोलेरो बड़े चक्का गाड़ी चाहिए, पर आज जो है लोग कहा थे काहे फालतू का पैसा खर्चा करे, कहा अल्टो लैला, वो पूरे भारत घूम ले बोहिन में, ऐसे क्या बड़े चक्का की गाड़ी ना चाहिए हमका। इतनी अच्छी सड़क बन चुकी है कि पहले कार और बड़ी कार और ये सब लोग सोचते थे, दिमाग लगाते थे, अब आप आल्टो लेके भी पूरे भारत में इतनी अच्छी हाईवेज बन चुके हैं कि आप घूमने जा सकते हैं। जी जी, सौरभ जी ने बात रखी है और सड़क की यहाँ बात आ रही है, सड़क बनी है, सड़कें सुधरी हैं। निश्चित ही व्यापार में सड़क की बड़ी भूमिका होती है। आवागमन यदि सुलभ होता है और सरलता से आदमी आ जा सकता है तो व्यापार में बढ़ोतरी होती है। व्यापार में और भी कारक हैं, यदि व्यापार को बढ़ाना है, व्यापार बढ़ेगा तो गरीबी घटेगी, बेरोजगारी भी घटेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं सौरभ जी, वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो 7.1% है और विंध्य की बेरोजगारी दर 9.3% है। इसी प्रकार से यदि हम पलायन देखेंगे तो विंध्य में जो पलायन है वो 16% का पलायन है विंध्य से। लोगों का पलायन जो है, आंकड़े बता रहे हैं कि 16% पलायन है विंध्य से, और मालवा में 6.3% है, बुंदेलखंड में 10.3% पलायन है, चंबल में 8.5 है और विंध्य में 16.5 है। तो ये जो पलायन है यहाँ का और जो ये बेरोजगारी की दर निकल के आ रही है, ये बताती है कि अभी काफी सुधार की जरूरत है। यहाँ अभी अवसरों को उत्पन्न करने की जरूरत है, व्यापार के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, सुधार की जरूरत है। आपने एक बात जोड़ी थी, महत्वपूर्ण बात थी कि पकौड़ा तलने की बात थी, चाय बनाने की बात थी। हम भी इस बात को कहते हैं कि कार्य कोई भी छोटा नहीं होता है,
आप मन से करिए, लगन से करिए, कार्य कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन जहां सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार को निभानी होगी, और जहां हमारी जिम्मेदारी है वहां हमें निभानी होगी। ये विंद फर्स्ट की भी पहल रही है लगातार कि हम अपने कर्तव्य को निभाएं, अपने कार्यों को करें, और सरकार की जहां जिम्मेदारी वो सरकार निभाएगी। और हम किसी पार्टीगत या राजनीतिगत बात इसलिए नहीं कर रहे हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि चुनाव हुए हैं, मतगणना होनी है, सरकार बननी है। जब सरकार बन जाएगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, हम उनसे फिर से सवाल करेंगे। उसके पहले भी हम सरकार से सवाल करते रहे हैं। और जो स्थिति है, सौरभ जी ने कहा है कि जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनमें सुधार की जरूरत है और सुधार किया जाएगा। और ये सोच होनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों की, वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के हों। एक चुनाव होने के बाद सारी जनता उनकी होती है, सारा क्षेत्र उनका होता है। तो क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास होना चाहिए। तो ये बात कहने का कारण यह है, चर्चा करने का कारण यह है, सौरभ जी, प्रभात जी, आप दोनों लोग समझदार हैं, विंध्य क्षेत्र की समझ रखते हैं, कि जब हम देने का नंबर आता है तो विंध्य क्षेत्र, बिजली जो है 24% बिजली देश को विंध्य से जाती है। विंध्य का खनिज, विंध्य की ऊर्जा हो गई, विंध्य की वन संपदा हो गई, देने में विंध्य कहीं पीछे नहीं। लेकिन जब विंध्य को मिलने का नंबर आता है तो वो भी विंध्य को उसके हक के बराबर मिलना चाहिए, कुछ ज्यादा ना मिले, तो जितना उसका हक है उतना मिले। और जो भी कार्य हुए हैं वो जनता देख रही है, उससे नकारा नहीं जा सकता है। जो कार्य नहीं हुए हैं वो आप बताइए, जनता से कहना है, जो भी हमारे दर्शक उनसे कहना है कि आपके जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी, किसी भी दल के हों, जब क्षेत्र में आए, आपके अधिकारी कर्मचारी जब क्षेत्र में आए, तो आपकी जो समस्याएं आप उनसे कहें। आप समस्याएं बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो निदान उतनी तेजी से हो नहीं पाएगा। देखिए, जी, मैं आपसे आपकी ही बातों पे एक जवाब देना चाहूंगा। जी, आप कह रहे हैं कि विंध्य जो है सबको देता है, विंध्य से सबको खनिज जाता है, विंध्य से सबको बिजली जाती है। तो कहीं ना कहीं विंध्य जो है आगे आया है, विंध्य लेने वालों की जगह देने वाला बना है, विंध्य का विकास हुआ है। और ये संपूर्ण राष्ट्र हमारा जो है तो अपना घर है, पूरा भारत हमारा है। और भारत में प्रत्येक, जैसे आपने कहा कि उमरिया और अनूपपुर की थोड़ा सा आवश्यकता है, थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, उन्हें भी विकसित विकास करने की उनकी भी जरूरत है। तो इस तरह से पूरे भारत का विकास करना जो है, तो प्रत्येक, पूरा भारत विकास हो, पूरे भारत का विकास हो, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। और प्रत्येक नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी है, और प्रत्येक पार्टियों की जिम्मेदारी है। अगर रीवा से मेट्रो, दिल्ली मेट्रो बिजली जा रही है तो ये गर्व का विषय है। आज 24 घंटे रीवा को बिजली मिल रही है तो ये गर्व का विषय है। आज हम कई राज्यों को बिजली दे रहे हैं, ये गर्व का विषय है। वो बिजली के जो पावर प्लांट बने हैं, रीवा का जो सोलर प्लांट बना है, वो कहीं ना कहीं रोजगार पैदा कर रहा है। रीवा से जो खनिज जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं माइनिंग में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों के ट्रक लग रहे हैं, लोग ड्राइवरी कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो आवागमन होता है उससे पेट्रोल पंप भी लगते हैं, पेट्रोल का भी वो होता है, उससे भी लोगों को वो होता है। आने जाने में रास्ते, नेशनल हाईवेज में जो ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल्स चलते हैं, उनसे भी जो है रोजगार उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कहीं से कहीं जाता है, वहां कुछ सामग्री खरीदता है, वहां भोजन करता है, हर चीज से देखिए व्यापार बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा, लोग आएंगे, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और उस लोकल जनता का, उस लोकल व्यापार का, उस लोकल व्यापारी का विकास होगा। और विंध्य की बस बात करना थोड़ा पार्शियलिटी होगी। होता क्या है कि भारत में प्रत्येक जिले को आगे बढ़ने का हक है, प्रत्येक नगर को, प्रत्येक ग्राम को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन जगह तक बिजली पहुंचा दी जहां कहीं बिजली रही ही नहीं। आजादी के बाद से लोगों ने अभी जाके बिजली देखी है, ये 2014 के बाद। तो भारत को परम वैभव तक लेके जाना है, भारत को अग्रणी देश बनाना है, विकसित देश बनाना है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लक्ष्य लेके पूरी भारत की जनता चल रही है, पूरे भारत की सभी पार्टियां चल रही हैं। और नरेंद्र मोदी जी के एवं शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, और भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारें हैं, भरपूर प्रयास कर रही हैं इस देश को, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने का।
और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और 2047 तक हम अपने भारत को परम वैभव तक लेके जाएंगे भी। जी जी, सौरभ जी ने कहा है कि भारत को हम परम वैभव तक लेकर जाएंगे और निश्चित ही जाना चाहिए, हमारा देश है, उससे आगे बढ़ना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र के विकास के हम विरोधी नहीं है, किसी भी जिले के विकास के विरोधी नहीं है। बात इसकी है, जो आंकड़े हैं सौरभ जी, वो बताते हैं कि विंध्य में यदि बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, पलायन ज्यादा है, और विंध्य से जो संसाधन दे रहा है विंध्य, देने वाले हो, बड़ी अच्छी बात है। जहां तक बेरोजगारी की बात है, आपको यदि एक कोई भी काम कराना हो, आपको प्लम्बर ढूंढना हो, आपको एक लेबर ढूंढना हो, आप सुबह चले जाइए अस्पताल चौराहा या विशाल एक मेगा मार्ट के पास, या जहां पे जहां लेबर सप्लाई का जो मार्केट है, वहां पे आप जहां जाएंगे तो लोग आज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, वर्कर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको लेबर भी लेना होगा, तो वो आपका इंटरव्यू ले लेगा, कहाँ जाना है, कब तक जाना है, 5 बजे पहले छोड़ दे, है ना। एक बात है, यदि बेरोजगारी की इतनी वो होती, इतनी समस्या होती, तो आप आज रीवा में 600 रुपए लेबर है, पूरे भारत में लेबर 600 रुपए नहीं होगा मुझे लगता है। बिंद का लेबर इतना हाई है, बिंद में मजदूर 1000, कहने का मतलब है कि ये मिस्त्री 1000 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो इतना आप कहते हैं कि बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी ये सौरभ जी, सरकारी आंकड़े जो हैं वो क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आंकड़े क्यों नहीं सुधरते? अगर है अवसर है तो आंकड़े क्यों नहीं सुधर रहे हैं? देखिए, ये आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। वो काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति चाय बेच रहा है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही, जो व्यक्ति पकौड़े बेच रहा है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है, जो फेरी लगा रहा है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। इसलिए ये जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि सारे आंकड़े झूठे होंगे, कहीं ना कहीं आंकड़े सच भी होंगे, 1-2% होंगे भी बेरोजगार, तो वो ऐसा नहीं है। हम उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। आज हम सीखो कमाओ योजना के तहत निःशुल्क सिखा रहे हैं और 8,000 रुपए भी दे रहे हैं। 8,000 रुपए काम सिखाने का दे रहे हैं कि भैया आप स्किल बनिए। अगर बेरोजगार किसी कारण से रह गए हैं तो आपको भी रोजगार पाने का हक है। आप आइए, सीखिए और कमाइए। सीखते हुए कमाने का एक अद्भुत योजना लाने का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अकल्पनीय काम किया है कि सिखाते हुए भी लोगों को आजीविका चला के पैसे कमाने का मौका मिल जाए, और वो जब सीख जाएं तो फिर उनको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोन का भी प्रावधान है कि 1 लाख रुपए लीजिए, व्यापार शुरू करिए, वो लौटा देंगे तो फिर 1 लाख रुपए आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके विषय पे भी सरकार सोच रही है। आज हम देश को मुफ्त में राशन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम मुफ्त खोरी चला रहे हैं, हम इसलिए मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं कि आजीविका का जीवन स्तर थोड़ा सा उनका बढ़ जाए, वो अन्य चीजों पे भी वो पैसे बचा के वो खर्च कर सके। ऐसा नहीं है कि हम जो है तो वो फ्री वाला कार्ड खेल रहे हैं। हमारा सोच ये है कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो उसका राशन से दिमाग हट के उसका अन्य चीजों पे दिमाग लगे, वो कम से कम खाने की चिंता छोड़ के। फिर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान देने का काम किया है, वो इसलिए दिया है कि वो अपनी छत की चिंता छोड़ के वो रोजगार पे लगे। अब तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुफ्त शिक्षा भी गरीबों को देने का ऐलान कर दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व सरकार जो कि आ ही रही है फिर से आती है, तो हम फिर से अभी अगले 5 साल तक मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना चलती ही रहेगी। हम सीखो कमाओ के तहत लोगों को स्किल बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को विकास और विकसित बनाने, विकासशील बनाने, हम लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आगे चल के आप देखिएगा शिक्षा और स्वास्थ्य जो है हम लगभग फ्री सभी के लिए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 2023 में 24 में आगे आती है तो शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होंगे, हुए भी हैं। आज रीवा मेडिकल हब भी है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सभी चीजों के इलाज हो रहे हैं। और जो दिल्ली बॉम्बे की जो सुविधाएं नहीं हो पाई होंगी वो भी हो जाएंगी कुछ दिन में।
कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में हार्ट से लेके सभी चीजों का इलाज रीवा में संभव हो पाया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो पाया है। जी सौरभ जी ने बात की है अपनी, प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रभात जी अपनी बात रखें। मैं सौरभ जी की बात से सहमत नहीं था कि जो लेबर वर्ग जो 600 रुपए ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज इतना मुफ्त में अनाज पा रहे हैं, लाइट पा रहे हैं, बिजली पा रहे हैं, गैस पा रहे हैं, तो जब उनके पास कोई रोजगार नहीं है, सब फ्री में मिल रहा है, तो वो उनके रेट बढ़ेंगे, उनके भाव बढ़ेंगे। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता उनकी बातों से। दूसरी चीज ये है कि लाइट, सौर ऊर्जा से संबंधित इतनी बड़ी अपने यहाँ बिजली है, गुड़ प्लांट में, वहां इतना बड़ा प्लांट बना, वहां किसी को, रीवा शहर के लोगों को रोजगार नहीं मिला। ठीक है, चलो रोजगार नहीं मिला, लाइट तो ठीक है जा रही है बाहर, दिल्ली में मेट्रो चल रही है, पर रीवा को लाइट कितनी महंगी मिल रही है, ये समझ रहे हैं वो कि कमर्शियल लाइट तो ठीक है, चलो जो चलता है रेट चलता है, पर जो घरेलू लाइटें होती हैं 12 रुपए 13 रुपए, ये उसके सरचार्ज, इनपुट चार्ज, जो भी चार्ज होते हैं, वो इतना महंगा पड़ रहा है। हम आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं कि हम आप सभी कि 20 साल पहले हम सभी लोगों के घर में बल्ब जला करते थे 100 वाट के, तो घर में अगर 2-3 बल्ब 4 बल्ब तो जलते थे, ये तो कंफर्म है कि जलते ही थे, तो उसमें कितना बिल आता था? बहुत ज्यादा 60 65 100 150 रुपए 200 रुपए। आज एक बल्ब बराबर पूरे घर की लाइट जल रही है, एलईडी में आ गया अपन। उस लाइट को आप देख लीजिए, उसमें बिल आज 5,000 रुपए आ रहा है, 4,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है। मतलब लाइट महंगी हुई है, जबकि लाइट अपने यहाँ खुद की है। तो लाइट का रेट भी बढ़ा है, सरचार्ज वगैरह जो बढ़ा है, मतलब लाइट में कंपैरिजन किया जाए तो बहुत लाइट के, मतलब बिजली विभाग में रेट बढ़ा, जिसमें आम जनता इसमें पिस रहा है, मध्यम वर्गीय बहुत पिस रहा है। इस पर बहुत सुधार करने की जरूरत है, उसमें संशोधन करने की जरूरत है। और आपने, सौरभ जी ने, हमारे मित्र ने कहा कि हॉस्पिटल, मेडिकल से संबंधित मेडिकल हॉस्पिटल बना देना अच्छी बात है, पर उसमें डॉक्टर आज भी इनपुट नहीं है, तो डॉक्टर तो आज भी नहीं है वहाँ। अपने यहाँ सुपर स्पेशलिटी है, सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ सुविधाएं अच्छी दी गई है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर न होने की वजह से आज भी जो लोग मरीज हैं, जो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है, वो बेचारे बाहर ही भागते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल बना देने भर से नहीं होता है। आज हमारे यहाँ 3-3 हॉस्पिटल हैं, जबकि मेडिकल कितना बड़ा हब है, पर डॉक्टर, ये सबसे बड़ी कमी है कि डॉक्टर न होना, विदेशी डॉक्टर न होना, बाहर के डॉक्टर न होना। जैसे गुजरात मॉडल में, कहीं भी दिल्ली हो, या हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बिलासपुर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़। हमारे मध्य प्रदेश नहीं कहना चाहिए, ये विंध्य क्षेत्र से लाख सुविधा बिलासपुर में है। यहाँ के लोग बिलासपुर तक जाते हैं मेडिकल के लिए, इलाज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं कमी बहुत बड़ी है हॉस्पिटल में, डॉक्टरों की भी, और यहाँ के जो भी चीजें हैं हॉस्पिटल संबंधित। जी, प्रभात जी ने अपनी बात की है। यहाँ पर जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने सुझाव, अपनी बात लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। वो कौन सी बात से सहमत है, कौन सी बात से असहमत है, वो भी लिख सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और यहाँ जो कुछ बातें निकली, हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो गया है, और ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। हम व्यापार को लेकर चर्चा शुरू किए थे, और वो अलग अलग पहलुओं से होकर, क्योंकि व्यापार सभी मानकों से, सभी बातों से होकर गुजरता है, उसमें सारी बातें प्रभावित करती हैं। तो ये चर्चा घूम के पहुंची है, और समाप्ति का वक्त होने के कारण हम जो मुख्य बिंदु हैं उनको हमने लिख भी लिया है, और हम फिर से डॉक्टर सौरभ के साथ भी जुड़ेंगे किसी दिन, प्रभात जी को भी जोड़ेंगे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बातें करेंगे। अंत में हमारे पास 5 मिनट का वक्त है, उसमें हम कुछ सौरभ जी के उसमें उत्तर लेंगे। सौरभ जी, जो बात की है, प्रभात जी ने अभी अपनी बात रखी है, उन्होंने जो भी उन्होंने पहलू बताया है वो, और साथ में एक बात जो आई मुफ्त की योजनाओं की, तो एक बात निकल के आती है। हालांकि हम इस चर्चा को राजनीतिक नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक बात निकलती है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में। कुछ राज्यों में वही योजना, वही ढंग मुफ्त की रेवड़ी होता है, और कुछ राज्यों में वो अंत्योदय हो जाता है और अंतिम व्यक्ति को लाभ देना हो जाता है। ये अलग अलग तरह की स्थितियां होती हैं। तो कुल मिला के जो ये मुफ्त की योजनाएं हैं, कोई भी दे, कोई भी पार्टी दे, एक सामान्य नागरिक के रूप में यदि हम देखें, तो क्या वो स्थायी निदान है?
मुफ्त की योजनाएं देना, मुफ्त में चीजें बांटना क्या स्थायी निदान है किसी भी समस्या का? या फिर उस राशि के बदले जो आपने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त दिया जाना है, वो मिलना भी चाहिए लोगों को, तो उन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकता है। जो बिजली की बात अभी उठाई है प्रभात जी ने, बिजली महंगी होती जा रही है दिनों दिन, तो जो वो राशि यदि हम 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए भी महीने देते हैं तो 100 करोड़ रुपए होते हैं एक महीने में। उस 100 करोड़ से यदि हम चाहें तो जिलेवार खर्च करें उसको विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों में, तो क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बेहतर नहीं किया जा सकता? क्या अवसर नहीं उत्पन्न किए जा सकते हैं? अनेक प्रश्न हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात 2 से 3 मिनट में रखें, फिर हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और जो बातें रह जाएंगी उसे हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे और उसमें चर्चा करेंगे। सौरभ जी। देखिए क्या होता है, जब देश चलाना होता है, जब एक शासक के रूप में या एक नेता के रूप में व्यक्ति किसी स्थान पे बैठता है, तो समस्त प्रजा और समस्त जनता वो उसके बच्चे के जैसे हो जाती है। ठीक है, एक बच्चा लायक है और एक बच्चा लायक नहीं है, उस योग्य नहीं है, उतना नहीं पढ़ पाया, नहीं ग्रो कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी नौकरी नहीं लग पाई या वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाया जितना हमारे बाकी बच्चे जितना वो उससे आगे निकल गए, तो पिता का दायित्व होता है, गार्जियन का दायित्व ये होता है कि उस बालक का भी उतना ही ख्याल रखे जितना अपने अन्य बच्चों का वो ख्याल करता है। तो यहाँ पे एक राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते और देश हित की विचार रखने वाले एक दल के होने नाते हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सुविधाओं से वंचित न रह जाए, कोई भी पिछड़ा न रह जाए। जो पिछड़ गया है उसे भी हम अपने समान लेके आ जाए, सबको हर सुविधा मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले, सब व्यापार कर पाए, कोई भी भूखा ना रहे, है ना। ये सोचना जो है एक दल का, एक नेतृत्वकर्ता का, एक सरकार का एक नैतिक दायित्व होता है और सरकार उस दिशा में विचार करती है। हम सोचते हैं, आपने इंदिरा गांधी आवास कहीं देखा है क्या अपने जीवन काल में? आपने देखा हो तो बताइए। लेकिन हम प्रधानमंत्री आवास आपको आज करोड़ों गिना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है और दिखाती भी है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव तक जोड़ दिया, गांव-गांव तक जोड़ दिया सड़कों को। प्रधानमंत्री सड़क आज आपको सभी गांवों से कनेक्टेड मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विजन की एक जीत है, एक उसका रिजल्ट है। हम प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। उसके लिए यदि हमें 5 साल तक और मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है तो वो हम देंगे। यदि अति गरीब व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली भी फ्री देना पड़ेगा तो दे सकते हैं। अगर हमें सीखो कमाओ योजना के तहत 8,000 रुपए देना पड़े तो हम देंगे। अगर हमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 1 लाख 2 लाख का लोन देना पड़ेगा तो हम देंगे। प्रधानमंत्री की गारंटी पे देंगे, मुख्यमंत्री की गारंटी पे देंगे। हमें फ्री शिक्षा देनी पड़े गरीबों को तो हम देंगे। हमारा उद्देश्य बहुत पाक है, हमारा इतना साफ सुथरा उद्देश्य है कि भारत का कोई भी बच्चा कहीं से पिछड़ा ना रहे, कहीं से उसे किसी भी प्रकार का इस भारत में जन्म लेने का उसे अफसोस ना हो कि मैंने भारत में जन्म लिया है। उसे गर्व होना चाहिए कि भारत में जन्म लेने का मुझे सौभाग्य मिला है और भारत ऐसा देश है जो अपने प्रत्येक नागरिक का इतना ख्याल रखता है जो कोई देश नहीं रखता है। जी, डॉक्टर सौरभ ने अपनी बात रखी है यहाँ पर और उन्होंने उत्तर दिया। हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो गया है। हम दर्शकों को बता दें, आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो बातें, आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स पर। साथ ही चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। डॉक्टर सौरभ की बातें महत्वपूर्ण है, प्रभात जी ने जो बातें की हैं वो भी महत्वपूर्ण है। आपको क्या महत्वपूर्ण लगता है, हमारे दर्शकों को क्या महत्वपूर्ण लगता है, विंध्य की जनता को क्या महत्वपूर्ण लगता है, आप भी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपकी अपनी आवाज है, इसे जितनी दूर तक पहुंचाएंगे उतने बेहतरी से कार्य होगा।
हम फिर से जुड़ेंगे किसी और दिन, किसी विशेष सत्र के दौरान। डॉक्टर सौरभ जरूर है अखंड जी। जी 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 प्रभात जी। ये 400 दिन से एक अनशन चल रहा है बिजली विभाग का। यही बिजली विभाग का जो इतना पैसा सरचार्ज वगैरह जोड़ा जाता है, आपके पीली कोठी रोड में 400 दिन से अनशन चल रहा है। यहाँ की लोकल जनता, लोकल सरकार, विधायक, स्थानीय विधायक सभी आए अभी इस चुनाव की प्रक्रिया में, लेकिन कभी उन लोगों को 4 दिन से अनशन का किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं विशेष रूप से कहूंगा कि उनके अनशन का ध्यान दिया जाए। बेचारे वो ठंडी धूप बरसात में झेल रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो सरकार इतना मतलब अधर्मी न बन जाए कि बिल्कुल हट में जिए, उन पर भी ध्यान दे जी। विशेष रूप से उनके लिए। बस कुछ ही दिन बचे हैं प्रभात जी, जब सरकार फिर से गठित हो जाएगी और लोग पद में आ जाएंगे, फिर इस बात को आप रखिएगा, हम आपको कार्यक्रम में बुलाएंगे, डॉक्टर सौरभ के साथ भी जुड़ेंगे। आज समाप्ति का वक्त हो गया है। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है प्रभात जी ने, उसमें भी हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, उसे भी लेके आएंगे अपने किसी विशेष कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर सौरभ हमारे साथ रहे, उन्होंने अपनी बातें की हैं, महत्वपूर्ण पहलुओं को बताया है। आपका धन्यवाद। प्रभात सोनी जी हमारे साथ अपना पंचेसो में जुड़े, उन्होंने जनता की बात रखी है, व्यापारियों की बात रखी है, उनका भी धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, वो कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।